नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कहानियां, कुछ फिल्में हमें अंदर तक क्यों हिला देती हैं? क्यों किसी किरदार का दुख हमें अपना लगने लगता है? इन सब सवालों का जवाब वो छिपा है पश्चिमी साहित्य की एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा में, और वो है अरस्तू का त्रासदी का सिद्धांत। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर दुखद कहानी ना त्रासदी नहीं होती। जो दारुण यानी पैथेटिक है और जो सच में कारुणिक यानी ट्रैजिक है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और अरस्तू ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस फर्क को साफ साफ समझाया। जैसे सुनामी में हजारों लोगों का मर जाना, ये एक दारुण घटना है, एक भयानक प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं। लेकिन जब सुकरात को मृत्युदंड मिलता है, वो कारुणिक है। क्यों? क्योंकि वो एक महान इंसान के नैतिक संघर्ष और उसके अपने फैसलों का नतीजा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये त्रासदी असल में है क्या, फिर अरस्तू की परिभाषा देखेंगे, इसके 6 जरूरी तत्वों को समझेंगे, त्रासिद नायक के बारे में बात करेंगे, और फिर जानेंगे कैथार्सिस यानी भावनाओं के विरेचन के बारे में। और आखिर में हम देखेंगे कि अरस्तू का ये सदियों पुराना सिद्धांत आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं। देखिए, त्रासदी एक कला के रूप में ना अचानक से कहीं से टपक नहीं पड़ी। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, प्राचीन ग्रीस तक जाती हैं, और ये जुड़ी हैं डायोनीसिस यानी शराब और उत्सव के देवता के सम्मान में होने वाले धार्मिक रीति रिवाजों से। तो हुआ ये कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान थे, ये धीरे धीरे एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म में बदल गए। खासकर 5वीं सदी ईसा पूर्व के एथेंस में तो ये अपने चरम पर पहुंच गई। इसी दौर में एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज जैसे महान नाटककार हुए, जिन्होंने इस जानरा को आप कह सकते हैं डिफाइन किया। उन्होंने उस दौर के लगातार चलने वाले संघर्ष को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान हमेशा खुद को अपनी किस्मत यानी नियति के खिलाफ लड़ता हुआ पाता था। अब आते हैं उस इंसान पर जिसने इस पूरी कला का कह सकते हैं एक साइंटिफिक एनालिसिस किया, अरस्तू। उन्होंने उस वक्त के जो भी महान नाटक थे उनको देखा, समझा और उनके आधार पर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जो आज भी इतने सालों बाद भी लिटरेचर को समझने में हमारी मदद करता है। ये जो एक वाक्य है ना, ये ही पूरे सिद्धांत की नींव है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसमें बहुत गहराई है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि अरस्तू का असल में मतलब क्या था। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली वो ये है कि त्रासदी सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया परफॉर्मेंस है, जिसे दर्शकों पर एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये किसी सीरियस एक्शन की नकल है, जिसे अच्छी अलंकृत भाषा में स्टेज पर दिखाया जाता है। क्यों? ताकि देखने वालों के मन में करुणा और डर की भावनाएं पैदा हों, और फिर अंत में उन भावनाओं का विरेचन यानी कैथार्सिस हो सके। ओके, तो अरस्तू ने त्रासदी के 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए। मतलब वो 6 जरूरी हिस्से जो मिलकर एक महान नाटक की पूरी एनाटमी, उसकी आंतरिक संरचना बनाते हैं। अरस्तू के हिसाब से इन 6 तत्वों में से सबसे ज्यादा जरूरी है कथानक यानी प्लॉट, कहानी की बनावट। वो तो इसे त्रासदी की आत्मा तक कहते थे। इसके बाद आते हैं चरित्र, फिर विचार, भाषा शैली, संगीत और आखिर में दृश्य विधान यानी विजुअल्स। उनका साफ मानना था कि एक मजबूत कहानी के बिना एक महान त्रासदी बनी नहीं सकती। और एक अच्छा प्लॉट कैसा होता है? वो बस घटनाओं का एक ढेर नहीं होता, नहीं, उसकी एक बिल्कुल साफ लॉजिकल बनावट होती है। एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत। हर घटना अपनी पिछली घटना से ऐसे जुड़ी होती है जैसे वो उसी की वजह से हुई हो। एक क्लासिक उदाहरण है नाटक ओडिपस रेक्स, जिसमें हर एक घटना हीरो को उसके दुखद अंत की तरफ एक एक कदम करके धकेलती जाती है। अब इस प्लॉट के बिल्कुल सेंटर में, दिल में, होती है ट्रेजेडी की सबसे मजेदार चीजों में से एक, ट्रेजिक हीरो। तो भाई ये कैसा इंसान होता है? मजेदार बात यह है कि ये ना तो पूरी तरह से अच्छा होता है और ना ही एकदम बुरा, बल्कि ये एक ऐसा महान नायक है जिसमें कोई ना कोई कमी है, कोई फ्लॉ है। और ये समझाने के लिए कि ट्रैजिक हीरो कौन है, अरस्तू ने बड़ी चालाकी से पहले ये बताया कि वो क्या नहीं हो सकता। उन्होंने 3 तरह के किरदारों को तो लिस्ट से सीधे सीधे बाहर ही कर दिया। चलिए देखते हैं कौन है ये।
तो देखिए, इन तीनों में से कोई भी किरदार वो करुणा और डर का खास मिक्सचर पैदा नहीं कर सकता जो एक ट्रेजेडी के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई एकदम नेक इंसान बर्बाद हो जाए तो हमें सिर्फ शौक लगता है, कोई बुरा इंसान तरक्की करे तो हमें गुस्सा आता है, और अगर कोई बुरा इंसान बर्बाद हो तो हमें लगता है ठीक ही हुआ, मतलब संतुष्टि मिलती है पर दया नहीं आती। तो फिर सवाल उठता है कि सच्चा ट्रैजिक हीरो है कौन? तो वो एक महान इंसान है। कोई राजा हो सकता है, कोई योद्धा जिसमें एक फेटल फ्लॉ, एक घातक कमी होती है। इसी कमी को अरस्तू ने हमर्शिया कहा। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि उसके कैरेक्टर की एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय कमजोरी है, जैसे कि घमंड, बहुत ज्यादा एम्बिशन या फिर अज्ञानता। कुछ उदाहरण देखते हैं। भीष्म के बारे में सोचिए, जिनकी सिंहासन के प्रति वफादारी, उनकी जो निष्ठा है, वो उन्हें सही समय पर सही नैतिक फैसला लेने से रोक देती है। या फिर शेक्सपियर के मैकबेथ के बारे में सोचिए, जिसका हद से ज्यादा एम्बिशन उसे हत्यारा बना देता है। या फिर जूलियस सीजर, जिसका जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे अपने आसपास की साजिश के लिए अंधा कर देता है। इन सभी का पतन किसी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं होता, बल्कि उनकी अपनी ही किसी कमजोरी की वजह से होता है। और यही बात हमें त्रासदी के अल्टीमेट गोल, उसके अंतिम लक्ष्य तक ले आती है, विरेचन, जिसे कथार्सिस कहते हैं। ये असल में अरस्तू का अपने ही गुरु प्लेटो के एक बड़ी आलोचना का बहुत ही शानदार जवाब था, और ये त्रासदी के असल मकसद के बारे में एक गहरा सच भी बताता है। हुआ ये कि अरस्तू के गुरु प्लेटो मानते थे कि त्रासदी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये लोगों में बुरी भावनाओं को जगाकर उन्हें इरैशनल और कमजोर बना देती है। प्लेटो के लिए कला का काम था नैतिक शिक्षा देना, और त्रासदी उनके इस पैमाने पर खरी नहीं उतरती थी। लेकिन अरस्तू इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने एक अलग ही तर्क दिया। उन्होंने कहा कि त्रासदी सिर्फ करुणा और डर को जगाती नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को बाहर निकालने का एक सेफ और कंट्रोल्ड रास्ता भी देती है। थिएटर के अंदर हम इन इंटेंस इमोशंस को महसूस कर सकते हैं, बिना उनके असली जिंदगी वाले परिणामों के। मजे की बात यह है कि ये जो शब्द है कैथार्सिस, ये उन्होंने मेडिकल साइंस से उधार लिया था। जैसे एक डॉक्टर शरीर से गंदगी निकालकर उसे साफ करता है, सेहतमंद बनाता है, ठीक वैसे ही त्रासदी हमारे मन से ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं को निकालकर हमें एक तरह की मनोवैज्ञानिक राहत और समझ देती है। इसीलिए तो एक दुखद नाटक देखने के बाद हम अक्सर हल्का और ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि भाई हम 2000 साल बाद भी इन सब बातों पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरस्तू का जो असर था वो रेवोल्यूशनरी था। उनके विचारों ने कला और साहित्य को देखने और समझने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने ये स्थापित किया कि कला को उसके अपने पैमानों पर परखा जा सकता है, उसकी बनावट, उसके रूप और उसके असर के आधार पर, ना कि सिर्फ उसके नैतिक संदेश के आधार पर। और यही वजह है कि उनके विचारों ने सदियों तक रेनेसां के विद्वानों से लेकर आज के मॉडर्न क्रिटिक्स तक सबको प्रभावित किया है। उन्होंने हमें वो टूल्स दिए जिनसे हम ये समझ सके कि एक महान इंसान के संघर्ष की कहानी सिर्फ दुखद नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल, सार्थक होती है। जब हम किसी ट्रैजिक हीरो को उसकी किस्मत और अपनी खामियों से लड़ते हुए देखते हैं, तो असल में हम इंसान होने का मतलब क्या है ये सीखते हैं। ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं, बल्कि दुख से इंसान के संघर्ष की कहानी है। और इस संघर्ष को देखकर हमारी भावनाओं का विरेचन होता है और हम एक गहरी समझ लेकर बाहर आते हैं। तो हमने ये देखा कि अरस्तू के लिए त्रासदी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक पावरफुल आर्ट फॉर्म है जो हमें ह्यूमन कंडीशन के बारे में सिखाती है और हमारी भावनाओं को प्यूरिफाई करने में मदद करती है। और अरस्तू का ये काम हमें कहानी कहने के मकसद के बारे में एक ऐसा सवाल सोचने पर मजबूर करता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि कला का असली मकसद क्या है? सिर्फ मनोरंजन करना, नैतिकता सिखाना, या फिर कुछ और ही है?